पिछली वीडियो में मैंने आपको डाउनवर्ड एरो टेक्निक के बारे में बताया था कि कैसे डाउनवर्ड एरो टेक्निक की मदद से नेगेटिव थॉट्स के अंदर छिपे नेगेटिव कोर बिलीफ को आइडेंटिफाई किया जाता है कॉग्निटिव थेरेपी में। जब तक नेगेटिव बिलीफ को नहीं पकड़ेंगे तब तक उसे बदलने का रास्ता तैयार नहीं होगा। और हम नेगेटिव थॉट्स को कितना भी चेंज करते रहें, कितना भी उसे कुछ पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करते रहें, जब तक नेगेटिव बिलीफ पकड़ में नहीं आएगा तब तक हम पूरी तरह से अपनी नेगेटिव थिंकिंग को दूर नहीं कर सकते। और जब तक नेगेटिव बिलीफ नहीं बदलेंगे तब तक ये डिप्रेशन और एंजाइटी का डिसऑर्डर भी नहीं जाएगा। क्योंकि कॉग्निटिव थेरेपी मानती है कि सारे जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, जिनमें कि इमोशनल डिस्टर्बेंस होती है और कई सारे सिम्टम्स और नेगेटिव थिंकिंग आती है, ओवर थिंकिंग होती है, इनकी जड़ में कहीं ना कहीं हमारे कुछ बिलीव्स छिपे हैं जो कि हम अपने बारे में सोचते हैं। और इन बिलीव्स के इम्पैक्ट में ही हमारे एक्शंस और हमारी थिंकिंग जो है वो नेगेटिव हो जाती है, जिसकी वजह से हम बहुत बुरा महसूस करते हैं। तो जब हम इन नेगेटिव कोर बिलीव्स को मॉडिफाई करेंगे, चेंज करेंगे, तभी हम पॉजिटिव हो पाएंगे। इस वीडियो में मैं पिछली ही वीडियो की डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए आपसे उन दो उदाहरणों के बारे में फर्दर चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि कैसे वो जो दो नेगेटिव बिलीव्स हमने आइडेंटिफाई किए थे उनको बदला कैसे जा सकता है, कैसे अपनी थॉट्स को दोबारा से शेप किया जा सकता है, या जिसे कहते हैं कि रीस्ट्रक्चर किया जा सकता है, जिससे कि हमारी थिंकिंग पॉजिटिव हो और हम गहरे में अपने उस बिलीफ को चेंज कर पाएं। इस तरह की टेक्निक को कहा जाता है कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। कॉग्निटिव मतलब हमारी थिंकिंग के बारे में बात हो रही है, मतलब कि हमारे थॉट्स, हमारे बिलीव्स, जिसमें बहुत कुछ इंक्लूडेड होता है, पर यहां जो हमारा मेन मतलब होता है कॉग्निटिव से, वो होता है केवल हमारे थिंकिंग या बिलीव्स। तो अपने बिलीव्स की या थॉट्स की रीस्ट्रक्चरिंग, उसको एक नए तरह का स्ट्रक्चर देना, नए तरह का ढांचा देना, जिससे कि वो जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव हो पाए और हमारे सिम्टम्स कम हो पाए। तो आइए पहले अब पहला वाला उदाहरण लेते हैं, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे डाउनवर्ड एरो टेक्निक की मदद से एक पेशेंट जिसको कि डर लगता था, ओवरथिंक करता था कि वो अपना प्रोजेक्ट पूरा कर पाएगा या नहीं, उसका प्रोजेक्ट टाइम से होगा या नहीं, और इस तरह के कई नेगेटिव थॉट्स आते थे। उस वजह से डिप्रेसिव सिम्टम्स भी एक्सपीरियंस करता था पेशेंट, और गहरे में उसके एक बिलीव था कि कहीं मैं एक फेलियर ना प्रूव हो जाऊं, अपने को ऐसा मानने की वजह से कि मैं एक फेलियर हो सकता हूं। इस वजह से उसकी बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स आती थी और वो बहुत ज्यादा एफर्ट्स लेता था। तो थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि कैसे हमने उस पर्सन के नेगेटिव बिलीफ को आइडेंटिफाई किया। पेशेंट कहता है कि मेरा प्रोजेक्ट पूरा टाइम से हो नहीं पाएगा, मैं ठीक से इसे कर नहीं पाऊंगा। तो डॉक्टर पूछता है कि अच्छा, अगर तुम नहीं पूरा कर पाओगे प्रोजेक्ट को टाइम से तो इसका क्या मतलब होगा। पेशेंट कहता है कि इसकी वजह से मैं अपने बॉस और अपने कलीग्स को बहुत डिसअपॉइंट करूंगा। तो पेशेंट के जो प्रोजेक्ट को पूरा करने को लेकर जो थॉट्स हैं, उसके पीछे ये कंडीशन छिपी है। वो एक ऐसी कंडीशन है जिसके पीछे पेशेंट को लगता है कि अगर मैंने प्रोजेक्ट टाइम से नहीं किया तो मतलब मैं डिसअपॉइंट करूंगा। कंडीशन से मतलब ये होता है कि जहां एक बिलीफ किसी एक इंसिडेंट या एक्शन से रिलेटेड होता है या उस पर डिपेंड करता है। मतलब प्रोजेक्ट का पूरा ना होना ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके बेसिस पर पेशेंट जो है वो किसी को डिसअपॉइंट करेगा या नहीं करेगा। तो हमारे सारे जो बिलीफ्स होते हैं, थॉट्स होते हैं, वो कंडीशनल होते हैं, वो किसी और सिचुएशन या किसी एक्शन पर बेस्ड होते हैं। तो ये ध्यान में रखें, आगे की भी वीडियोस में मैं इस टॉपिक पर बात करूंगा और बताऊंगा कि इस कंडीशनैलिटी को कैसे अपने मन से हटाया जाता है। यहां पर बात कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट के पूरा करने की कंडीशन और इसकी वजह से डिसअपॉइंट किसी को करना या ना करना, ये डिपेंड करता है। अब इसको कैसे रिस्ट्रक्चर किया जा सकता है, इस वाले कंडीशन को या नेगेटिव बिलीफ को। तो पेशेंट अपने को कुछ ऐसा कह सकता है कि मैं कोशिश तो करूंगा अपना प्रोजेक्ट टाइम से पूरा करने की, और इसके लिए अगर जरूरत होगी तो मैं दूसरों की हेल्प ले लूंगा। मैं सारा काम खुद नहीं करूंगा। अगर मुझे मेरे बॉस से या मेरे कलीग से कोई मदद लेनी हो, या सारे कलीग से ना भी मदद मिल पाए या बॉस से मदद ना भी मिल पाए, कोई ना कोई तो ऐसा जरिया होगा जिससे कि मैं अपनी मदद कर सकता हूं। तो अगर मैं किसी की मदद ले लूंगा तो मेरा काम टाइम से पूरा हो सकता है, क्योंकि सारे लोग अनसपोर्टिव हैं ऐसा तो नहीं है, कुछ लोग मेरे आसपास काफी सपोर्टिव हैं। तो ऐसे लोगों की पहचान करके मैं इन लोगों की मदद से अपना प्रोजेक्ट टाइम से पूरा कर सकता हूं। चलिए, अब डॉक्टर पूछता है कि अच्छा, अगर तुम किसी को डिसअपॉइंट करते हो तो इसका मतलब क्या होगा। तो पेशेंट कहता है कि इसका मतलब होगा कि मैं इनकॉम्पिटेंट हूं, मतलब मैं सक्षम नहीं हूं, कैपेबल नहीं हूं कि अपने काम पूरा कर सकूं, इस कंपनी में बने रहने लायक नहीं हूं। कुछ इस तरह का बिलीफ उसके मन में आता है। अब इस पर किस तरह से रिस्ट्रक्चरिंग की जा सकती है कि दूसरों को डिसअपॉइंट करने से मेरी वर्थ या मेरी कॉम्पिटेंस का पता नहीं चलता। दूसरे अगर नाराज होते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सारे लोग नाराज होंगे।
हो सकता है कि मेरे आसपास 6-7 लोग हैं, उनमें से केवल 2 या 3 ही नाराज हों। तो मैं ये नहीं कह सकता कि अगर 1-2 लोग नाराज होते हैं तो इसका मतलब है कि मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूं। हर किसी की अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। मैंने पहले भी कई सारे प्रोजेक्ट्स टाइम से पूरे किए हैं और मेरे को याद है कि हाँ, जब प्रोजेक्ट्स पूरे भी हो जाते थे तब भी कुछ लोग नाराज हो जाते थे, चाहे उसका रीजन कुछ भी हो। पर कई सारे प्रोजेक्ट्स पूरा करके मैंने अपने को कॉम्पिटेंट प्रूव किया है। इसलिए दूसरों के नाराज होने से कहीं इसका कोई लेना देना नहीं कि मैं कितना सक्षम हूं या कॉम्पिटेंट हूं। अब डॉक्टर फिर फर्दर पूछेगा उससे कि अच्छा, अगर तुम इनकॉम्पिटेंट साबित हो गए तो इसका क्या मतलब है। तो पेशेंट बोलता है कि मेरा जो फीडबैक होगा वो बड़ा खराब होगा, मेरा अप्रेजल, मेरा इवेल्युएशन बहुत नेगेटिव आएगा और मेरे को जॉब से निकाल देंगे क्योंकि उनको लगेगा कि मैं इस जॉब पर बने रहने के लायक नहीं हूं। अब इसको कैसे रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट को टाइम से पूरा ना कर पाना लगता नहीं कि इसका कोई लेना देना है इस बात से कि मेरी जॉब चली जाएगी। इतने छोटी सी चीज के लिए कोई किसी को जॉब से नहीं निकालता। क्योंकि मैंने बहुत से प्रोजेक्ट्स पर अच्छे से काम किया है, इसलिए किसी एक प्रोजेक्ट पर अगर मैं टाइमली नहीं भी कर पाया, चाहे वो मेरा दूसरा या तीसरा प्रोजेक्ट ही क्यों ना हो इस कंपनी में, इस एक प्रोजेक्ट के बेसिस पर जरूरी नहीं कि वो मुझे निकालेंगे, क्योंकि मेरे पास और भी बड़ी सारी स्किल्स हैं, बहुत सा पोटेंशियल है और भी कई सिचुएशंस में मैं अच्छा परफॉर्म करता हूं। और ऐसा नहीं है कि केवल इस एक प्रोजेक्ट के बेसिस पर ही उन्होंने मुझे रखा हुआ है या इसी पर डिसाइड होना है, ऐसा कभी मुझे बताया भी नहीं गया। कंपनी को भी किसी नए एम्प्लॉय को लाने में बहुत मेहनत लगेगी, तो वो नहीं चाहेंगे कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स की वजह से वो लोगों को निकालते रहें। और अगर किसी वजह से निकाल भी देते हैं, कंपनी का कोई दिवालिया निकल रहा है, वो निकाल भी देते हैं, तो भी मेरे पास इतने स्किल्स तो हैं कि मैं एक नई जॉब तो ढूंढ ही सकता हूं। इसलिए मैं फोकस करूंगा कि मैं बस इस प्रेजेंट मोमेंट में इस प्रोजेक्ट पर कितने अच्छे से परफॉर्म कर दूं। तो इस तरीके से डाउनवर्ड एरो टेक्निक में जो जो हम नेगेटिव बिलीफ्स को पकड़ते जाते हैं, वैसे ही हम उनकी रिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। एक कंडीशन के बेसिस पर एक बिलीफ होता है, फिर उसके नीचे एक और बिलीफ होता है जिनको इंटरमीडिएट बिलीफ्स कहते हैं। ये सारे बिलीफ्स जो हैं ये कंडीशनल होते हैं। एक कंडीशन के ऊपर दूसरा डिपेंड करता है तो उसके ऊपर कुछ और डिपेंड करता है, और फाइनली एक ऐसा बिलीफ पकड़ में आता है जिसे हम कोर बिलीफ कहते हैं, जो फर्दर किसी और कंडीशन पर बेस्ड नहीं होता या किसी और कंडीशन को डिटरमाइन नहीं करता। और हर स्टेप पर हम जो भी नेगेटिव अपने बारे में मानते हैं या दूसरों के बारे में मानते हैं, उसके लिए एक नए तरीके से अपने थॉट्स को स्ट्रक्चर किया जा सकता है। अब आते हैं पिछली वीडियो के दूसरे उदाहरण पर। दूसरे पेशेंट को एक प्रेजेंटेशन देनी थी और वो एंग्शियस हो जाता है, डर जाता है। उसको लगता है कि मैं प्रेजेंटेशन ठीक से नहीं दे पाऊंगा, मुझे घबराहट हो जाएगी, एंजाइटी हो जाएगी। तो थेरेपिस्ट पूछता है कि अच्छा, अगर एंजाइटी हो गई तो इसका क्या मतलब है, तो क्या होगा। तो पेशेंट बोलता है कि मैं लड़खड़ा जाऊंगा, मैं ठीक से अपने वर्ड्स नहीं बोल पाऊंगा, एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा और ऐसे में बड़ा एम्बैरेसिंग हो जाएगा। दूसरे लोग सोचेंगे कैसा इंसान है ये, कैसा एम्प्लॉय है ये। तो इसे कैसे रिस्ट्रक्चर करते हैं? पेशेंट ऐसा सोच सकता है कि मैंने अपनी प्रेजेंटेशन की तैयारी तो पूरी की है और उस टाइम अगर स्टेज पर या लोगों के सामने खड़े होकर मुझे एंजाइटी होती है तो मैं थोड़ा सा डीप ब्रेथ लूंगा, पहले खुद को काम करूंगा, रिलैक्स करूंगा। शांत करने के बाद मैं जो जो चीजें मैंने लर्न की हैं, याद रखी हैं, उनको एक बार रिकॉल करूंगा, अपने आइडियाज को एक बार रिव्यू करूंगा और जो जो मेरे मन में है, जैसे सीक्वेंस में मैंने बोलना है, उसको मैं लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। इस तरह से मेरा खुद पर कंट्रोल भी आ जाएगा और मैं एक अच्छी प्रेजेंटेशन भी दे दूंगा। अच्छा, फिर थेरेपिस्ट पूछता है कि क्या हो जाएगा अगर तुम एम्बैरेस कर दोगे सबको। तो पेशेंट बोला कि लोग सोचेंगे कि मैं प्रिपेयर्ड ही नहीं हूं, मैंने तैयारी ही नहीं की है। तो अब इसे कैसे रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं? पेशेंट ऐसा सोच सकता है कि ये जो ऑडियंस है वो मेरे आइडियाज सुनने में इंटरेस्टेड है, वो ये जज करने में या ये कंक्लूजन निकालने में इंटरेस्टेड नहीं है कि मैं कितना प्रिपेयर्ड हूं या कितना कॉम्पिटेंट हूं। उनको बस मेरे प्रेजेंटेशन के आइडियाज सुनने हैं। उनको जो पीपीटी पर जो प्रेजेंटेशन बनी है, जो उस पर एनालिसिस दिया है, वो केवल उसमें इंटरेस्टेड है। मैंने कितनी ज्यादा तैयारी की है या कितनी कम तैयारी की है, इसका ना किसी से कोई लेना देना है और ना किसी को कभी पता चल पाएगा। तो जो भी मैंने आइडियाज इस प्रेजेंटेशन में लिखे हैं, अगर मैं इन्हें बस पढ़ भी देता हूं, थोड़ा बहुत इनको एक्सप्लेन करके लोगों को बता भी देता हूं, तो लोगों को ये लगेगा कि हाँ, मैंने अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई है और मैं अच्छे से देना जानता हूं। तो ऐसे में उन्हें पता ही नहीं चल पाएगा कि मेरे अंदर क्या चल रहा है या मुझे क्या आता है या क्या नहीं आता है। उनको हमेशा यही लगेगा कि हाँ, मैंने जो आइडियाज प्रेजेंट किए हैं उससे उनको कुछ सीखने को मिला है, समझने को मिला है। उनका फोकस बस उतने पर ही है। अब थेरेपिस्ट फिर फर्दर पूछता है, अच्छा, क्या हो जाएगा कि अगर लोगों को लगेगा कि तुम अनप्रिपेयर्ड हो? तो पेशेंट ऐसा बोलता है कि इससे मैं अपनी क्रेडिबिलिटी लूज करूंगा, लोगों का मेरे पर से भरोसा हट जाएगा। अब इसे कैसे रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं?
पेशेंट ऐसा कह सकता है कि क्रेडिबिलिटी इस बात से नहीं आती कि कितना परफेक्टली मैंने कोई प्रेजेंटेशन दिया है। क्रेडिबिलिटी इस बात से आती है कि क्या मैंने अपने आइडियाज अच्छे से प्रेजेंट किए हैं या नहीं, क्या लोगों के साथ मैं कनेक्ट कर पाया हूं या नहीं, क्या मेरे आइडियाज को प्रेजेंट करने में क्लैरिटी थी या नहीं, एनालिटिकल एबिलिटी शो हो रही थी या नहीं, मेरे आइडियाज से कुछ लोगों को अच्छा सीखने को मिला या नहीं, मैंने अपनी प्रेजेंटेशन को इंटरेस्टिंग बनाया या नहीं। इस तरह के फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, ना कि ये कि मैं कितना बेस्ट तरीके से प्रेजेंटेशन देता हूं या मैं कितना एंजाइटी फ्री होकर प्रेजेंटेशन देता हूं। क्योंकि थोड़ा बहुत नर्वस होना तो बड़ा ही ऑब्वियस सी बात है। जो भी स्टेज पर या सामने खड़ा होता है थोड़ा बहुत नर्वस तो होता ही है, क्योंकि उसके मन में ये प्रेशर तो होता ही है कि ना जाने कैसे सवाल आ जाएंगे उससे। तो इसलिए ज्यादा जरूरी ये है कि मैं अपनी ऑडियंस पर फोकस करूं, उनसे कनेक्ट करूं, बजाय ये सोचने के कि वो क्या कमियां ढूंढ रहे हैं मेरी प्रेजेंटेशन में। और इसके लिए मैं लोगों के साथ थोड़ा 1-to-1 इंटरेक्ट भी कर सकता हूं। तो इस तरीके से अलग अलग नेगेटिव बिलीव्स, जिन्हें हम इंटरमीडिएट बिलीव्स भी बोलते हैं और जो कोर बिलीफ भी होता है, इनको इस तरह से रिस्ट्रक्चर किया जाता है, इनको एक नए ढांचे में, नए फ्रेमवर्क में सोचा जाता है। तो चाहे कैसे भी नेगेटिव बिलीव्स हों, जब हम उनको आइडेंटिफाई करके उनको चेंज करने के लिए उनको दोबारा से स्ट्रक्चर करेंगे, तो ऐसे में एंजाइटी और डिप्रेशन भी कम होगा, नेगेटिविटी भी चेंज होगी, एक नए तरीके के रिजल्ट्स एक पर्सन देखेगा। क्योंकि जैसा वो अपना माइंडसेट बनाएगा वैसे ही उसके एक्शंस होंगे, वैसे ही उसकी फीलिंग्स होंगी और उसी तरह वो सिचुएशन को इंटरप्रेट करेगा। तो जब इंटरप्रिटेशन किसी सिचुएशन की पॉजिटिव हो जाएगी इन पॉजिटिव थॉट्स की वजह से, तो ऐसे में उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, अच्छे रिजल्ट्स भी आएंगे और ये जो डिप्रेशन एंजाइटी की जो प्रॉब्लम है ये भी बिल्कुल कम हो जाएगी। जब इसी टेक्निक की बार बार प्रैक्टिस की जाएगी, कई बार अलग अलग सिचुएशन में डाउनवर्ड एरो टेक्निक की मदद से अपने बिलीफ को आइडेंटिफाई किया जाएगा, फिर उन बिलीफ को आइडेंटिफाई करके उनकी रीस्ट्रक्चरिंग की जाएगी, धीरे धीरे ये जो डिप्रेशन और एंजाइटी के डिसऑर्डर्स हैं ये चले जाते हैं। इसी तरह से इन डिसऑर्डर्स को दूर किया जाता है कॉग्निटिव थेरेपी की मदद से। इस तरह के और भी बड़े सारे टेक्निक होती हैं जो कि आगे की वीडियोस में बताऊंगा, पर इस टेक्निक पर थोड़ा फोकस करके अपने बिलीफ्स को चेंज किया जा सकता है, बजाय इसके कि बस हम कोई रैंडम तरीके से बस अपने को पॉजिटिव थॉट्स या पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलें। एक स्ट्रक्चर्ड वे में, एक सिस्टमैटिक तरीके से अपने बिलीफ्स को पकड़ के जब चेंज किया जाता है तो ज्यादा गहरा और ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स हमें अपनी मेंटल हेल्थ में देखने में आता है।